हेलो एवरीवन। तो हमने अब तक कम से कम 2 टॉपिक को कवर कर लिया है और अब ये फाइनल टॉपिक रहेगा इक्विटी मेथड का, कि इक्विटी को कैसे आपको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना रहेगा। तो ये हमारा फाइनल टॉपिक रहेगा। उसके बाद में जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है हम हमारे सेकंड पार्ट पे चले जाएंगे, विच इज डेट सिक्योरिटीज। तो एक बार हम देख लेते हैं क्विक रिव्यू कि हम अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या कर लिया है, ये हमारा चार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, फेयर वैल्यू हमने कवर कर लिया है, हाँ एक सेकेंड, हाँ फेयर वैल्यू हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और कॉस्ट मेथड अब अभी जस्ट हम कवर करने वाले हैं, विद इन 5 to 10 मिनट्स ये कवर हो जाएगा। उसके बाद में डेट सिक्योरिटी शुरू हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो से। तो एक जो ओवरव्यू है उसके अंदर एक बार चलते हैं, उसमें से एक चीज बतानी थी आप लोगों को। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है अभी तक, तो हम लोगों ने फेयर वैल्यू के बारे में ही डिस्कस किया है, जिसमें से फेयर वैल्यू के अंदर हमने पढ़ा है एक तो फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम, ठीक है। और दूसरा हमने जो मेथड पढ़ा था वो था इक्विटी मेथड, ओके। बट इन दोनों केसेस के अंदर जो मेजर चीज थी वो ये थी कि हमारे पास में फेयर वैल्यू हमेशा अवेलेबल रहती थी। बट ऐसा भी तो कोई केस हो सकता है जहां पर हमारे पास में फेयर वैल्यू अवेलेबल ही ना रही, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? तो उस टाइम हमारी बुक के अंदर एंट्रीज होगी इक्विटी सिक्योरिटीज की, वो शुरू होगी कॉस्ट मेथड से। तो फाइनली हमारा ये लास्ट लेग है इस इक्विटी सेक्शन का। उसके बाद में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं कि आखिरकार कॉस्ट मेथड क्या कहता है। तो ये हमारा हो गया है इन्वेस्टमेंट इन कहा गया, हाँ ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम कवर हो चुका है। एग्जाम्पल भी आपको करा दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उसे एक बार जाकर देख लीजिए। उसके बाद में हमारा कवर हो चुका है इक्विटी मेथड, फाइन। ये दोनों मेथड्स बेसिकली करेक्ट, हाँ ये दोनों मेथड्स मतलब कि इक्विटी और कॉस्ट, इक्विटी और फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम, ये दोनों के दोनों हमारे फेयर वैल्यू मेथड्स थे, ठीक। अब हम आएंगे किस पे? कॉस्ट मेथड पे। तो कॉस्ट मेथड आ गया, फाइन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो हम कॉस्ट मेथड को कब यूज करेंगे? पहली चीज, कॉस्ट मेथड को उस टाइम यूज करेंगे जब हमारे पास में कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा तब, ठीक है। नो इन्फ्लुएंस रहेगा तब, हाँ। अब नो इन्फ्लुएंस है, अगर आपके पास में स्टेक ऑलरेडी 20 to 50% है, तो ऑब्वियस है कि उसके फेयर वैल्यू अवेलेबल रहेगी, ठीक है। और अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो आपको इक्विटी मेथड को यूज करना है। ये से मेथड उस टाइम लगेगा जब आप फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम मेथड को यूज कर रहे हैं। उस टाइम पे आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और आपकी जो कॉस्ट है, मतलब जो आपका परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है वो 20% से लेस है, प्लस उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेजर पार्ट रहता है वो ये रहता है कि आपके पास में स्टेक होल्डिंग जो है वो लेस देन 20% है, ओके, लेस देन 20% है। और आपके पास फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर शेयर्स की, या जो आपने कॉमन स्टॉक खरीदा है उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे ये मेथड यूज होगा। अब ये मेथड क्या कहता है? ये कहता है कि आपके पास में फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो रेडिली डिटरमाइनेबल नहीं है, तो उस टाइम आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता है और उस टाइम आपको यूज करना पड़ेगा कॉस्ट मेथड। अब इस कॉस्ट मेथड के अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला कि आपको कोई भी इम्पेयरमेंट होगा तो उसका इफेक्ट देना पड़ेगा, प्लस अगर आपके पास में कोई भी ऑब्जर्वेबल प्राइस चेंज रहता है तो उसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा। मतलब कि आपको कोई भी आपने कोई शेयर्स नए इशू करे हैं उसी कैटेगरी के, उसमें जो भी एड और लेस होगा, जो भी आपका प्राइस इंक्रीज हुई है उस पर्टिकुलर शेयर्स की, तब आपको आपके खुद के जो पर्टिकुलर शेयर्स है जो आपने परचेस करे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जितनी बार भी आप कॉस्ट मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। अब बारी आती है कि इम्पेयरमेंट। एक बार इस चीज को पढ़ लेते हैं। वंस द फेयर वैल्यू इज डिटरमाइनेबल देन such equity is to be measured at fair value under the cost method, ठीक है।
If the fair value is readily determinable, this exception is no longer applicable, and need to start accounting as per the fair value through net income. ठीक है, तो इसमें ये क्या हो रहा है कि आप कॉस्ट मेथड को यूज कर रहे हैं, आपने कॉस्ट मेथड यूज करा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, आपने सेकेंड ईयर में भी यूज किया, ठीक है, और आपने थर्ड ईयर में भी यूज किया कॉस्ट मेथड को। मे बी आफ्टर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर आपके पास में उस पर्टिकुलर शेयर्स की फेयर वैल्यू अवेलेबल हो गई होगी, तो फोर्थ ईयर से आपको फेयर वैल्यू पे ही उसको, उस कॉमन स्टॉक को, सॉरी उस इन्वेस्टमेंट को शो करना पड़ेगा। आफ्टर देन फोर्थ ईयर से आपका फिफ्थ ईयर हुआ, आपको फेयर वैल्यू यूज करना पड़ेगा, सिक्स्थ ईयर हुआ, फेयर वैल्यू यूज करना पड़ेगा। बट ये फेयर वैल्यू सिर्फ फेयर वैल्यू नहीं है, इसका मेथड रहेगा, उसका मेथड रहेगा फेयर वैल्यू, ओके, फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट ईयर आपने यूज किया, कॉस्ट मेथड यूज किया क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, सेकंड ईयर भी सेम प्रॉब्लम है, थर्ड ईयर भी ये प्रॉब्लम है, फोर्थ ईयर के अंदर जाके आपकी फेयर वैल्यू अवेलेबल लगे, मे बी वो कंपनी लिस्टेड कंपनी होगी, पब्लिकली सॉरी प्राइवेट लिमिटेड से वो प्राइवेट हेल्थ कंपनी से वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, तो वो फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। तो उसको आपको उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहेगी वो फेयर वैल्यू पे यूज करनी होगी, और उस मेथड को जो बोलेंगे वो रहेगा फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम। अगर आपने ये मेथड नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको जाके एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि फेयर वैल्यू थ्रू नेट इनकम क्या होता है, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा कि इंपेयरमेंट कब कब होगा। अब बारी आती है कि आपका इंपेयरमेंट कब कंसिडर करना है, कब आपको चेक करना है कि इंपेयरमेंट हो गया है आपके इन्वेस्टमेंट्स का। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड रहेगा, की वर्ड रहेगा आपके एग्जाम के क्वेश्चंस के अंदर भी, तो आपको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि आखिरकार कब आपको चेक करना है कि इंपेयरमेंट हुआ है। तो की वर्ड जो होगा वो रहेगा सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट इफेक्ट है आपके इन्वेस्टमेंट्स पे, तब आपको चेक करना पड़ेगा कि इंपेयरमेंट है कि नहीं, ठीक है। अगर आपके पास में आपकी मतलब इन्वेस्टी की परफॉर्मेंस जो है, अर्निंग परफॉर्मेंस है, वो सिग्निफिकेंटली डिटोरेट हो चुकी है, तब आपको चेक करना पड़ेगा। या फिर उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो खराब हो गई है, तब चेक करना पड़ेगा कि इंपेयरमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। या फिर उसके एडवर्स चेंजेस आए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में, मतलब कि रेगुलेटरी लॉज ऐसे चेंज हो गए हैं जिसके कारण देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टीज अर्निंग ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है। या फिर जनरल मार्केट कंडीशंस जो है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हुई है या एडवर्सली इफेक्ट हुई है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। या फिर जो फाइनल रहता है कि उसकी गोइंग कंसर्न, जो कि देयर इज अ मेजर डाउट अबाउट द गोइंग कंसर्न, कि अगर जब तक उसकी गोइंग कंसर्न पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आ रहा है, तब तक आप इंपेयरमेंट चेक नहीं करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि उसकी गोइंग कंसर्न पे, मतलब कि वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर पाएगा, वो उसका कंपनी को लंबे टाइम तक चला नहीं पाएगा, प्लस उसके अंदर जो मेजर इंपैक्ट है, मतलब जो की इंपैक्ट रहता है कि आपके पास सिग्निफिकेंट डाउट है कि अभी गोइंग कंसर्न एंटिटी नहीं रहेगी, तो उस टाइम पे आपको इंपेयरमेंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसका एक एग्जांपल आएगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि फाइनली कि इंपेयरमेंट का इंपैक्ट कैसे आपको शो करना है आपके बुक्स के अंदर, ठीक है। अब ये जो भी सारी बातें हो रही थी, एक सेकंड, लेट मी चेंज द पेन। हाँ, ये जो भी सारी बात हो रही थी वो हो रही थी अभी तक, ठीक है। ये सारी बात हो रही थी कॉस्ट के ऊपर, कि आपने अगर कोई एसेट खरीदी है, मतलब सॉरी कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा है, तो उसको आपको कॉस्ट पे शो करना पड़ेगा। बट व्हाट इफ आपकी जो इन्वेस्टी कंपनी है वो कोई और मेथड यूज कर रही होगी, तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी इन्वेस्टी कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो कोई पर्टिकुलर मेथड यूज कर रही है फेयर वैल्यू के लिए, अपनी एसेट्स और लायबिलिटी के लिए, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल पे आते हैं, सॉरी इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज कह रहा हूं मैं। तो एक छोटा सा एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग कहा गया, हाँ, एक छोटा सा जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा है, इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, और जो इन्वेस्टी कंपनी है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो अगर नेट एसेट वैल्यू मेथड को यूज करती है, अगर वो नेट एसेट वैल्यू को यूज करती है, तो उसके लिए आपको फेयर वैल्यू मेथड यूज करना पड़ेगा। अभी एक मिनट रुकिए, इसका एग्जांपल आएगा, उसके बाद में और अच्छे से क्लियर होगा कि ये आखिरकार क्या चीज हुई है, ठीक है। NAV is used as a practical expedition and for those investee that reports their net, for those investee, मैंने क्या बोला था कि आपने जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो इंसान अपने इन्वेस्टमेंट्स को, सॉरी अपने नेट एसेट्स को रिपोर्ट करता है फेयर वैल्यू पे। यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिए
यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि वो सिर्फ अपनी नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे शो कर रहा है। यहाँ पर अभी भी स्टॉक्स की, कॉमन स्टॉक्स की फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं हुई है, उनकी जो फेयर वैल्यू वो डिटरमाइनेबल नहीं हुई है। यहाँ पर सिर्फ बात होगी कि सिर्फ फेयर वैल्यू डिटरमाइन हुई है किसकी, उसकी नेट एसेट्स की। तो आप क्या करेंगे, तो अगर इन्वेस्टी अपने एसेट्स को फेयर वैल्यू पे डिटरमाइन करता है, और तो आपको उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टीज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पर शेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स ओनरशिप। मतलब कि अगर इन्वेस्टी अपने शेयर्स अपने नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रखता है, मतलब उनकी वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे करता है, तो उसी टाइम पे इन्वेस्टर अपने जो उसने इन्वेस्ट करा है इन्वेस्टी के अंदर, उसके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूएशन होगी वो फेयर वैल्यू होगी, बट वो फेयर वैल्यू उस कॉमन स्टॉक की नहीं है। वो फेयर वैल्यू जो हो रही है वो फेयर वैल्यू हो रही है नेट एसेट्स की, उनकी पर्टिकुलर एसेट्स की जो है वैल्यू, जो मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू से अप्रिशिएट हुई है, डेप्रिशिएट हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को शो करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स गो फॉर एन एग्जांपल, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। assume an investor holds 10% of equity investment in company A, मतलब एक कंपनी के अंदर आपने 10% होल्ड कर रहा है। ठीक है, it is if there is a determinable fair value for the A company's shares, एक सेकेंड, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा एक वर्ड मिसिंग हो गया, if there is no, हाँ आप परफेक्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर अब यहाँ पे क्या, if there is no determinable fair value for A's share but A कहाँ गया, हाँ but A's net assets are reported at fair value amounting to rupees $5 lakh, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कह रहा है कि अगर A अपने नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है और उसकी जो शेयर्स है, जो कि इन्वेस्टिंग कंपनी है, उसके जो शेयर्स है उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे इन्वेस्टर कैसे शो करेगा अपने इन्वेस्टमेंट को। तो उस टाइम पे ये नहीं होगा कि आपने जितने में आपने खरीदा है, मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है उन पर्टिकुलर शेयर्स की, उस पर आप शो नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको शो करेंगे नेट फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टीज विद अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू डिड इन द इन्वेस्टी कंपनी। ठीक है, द इन्वेस्टर, अब आगे इसमें जैसे लिखा हुआ है कि द इन्वेस्टर विद अ 10% ओनरशिप इन ए कंपनी would qualify for using the net asset value as a practical expectation and the report the net investment and report, अगर काम की बात यहाँ से शुरू होती है, and report the net investment at rupees $50,000 जो कि फेयर वैल्यू $5 लाख थी, जो कि उसकी फेयर वैल्यू थी किसकी, ए कंपनी के शेयर की, ए कंपनी के जो शेयर्स थे, शेयर्स अभी भी मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, शेयर नहीं, ए कंपनी के जो भी नेट एसेट्स थी वो फेयर वैल्यू पे थे, उनकी वैल्यूएशन 5 लाख थी, इसलिए हम कॉस्ट मेथड को यूज ना करते हुए हम जो इन्वेस्टर है वो $5 लाख का 10% प्रोपोर्शनल अमाउंट लेके उस अपने इन्वेस्टमेंट्स को शो करेगा अपने बुक्स के अंदर। ये एक तरह का एक्सेप्शन है। जनरली, मतलब कहने का ये मतलब है, एक सेकेंड, जनरली अगर आपके पास में 20% से लेस होल्डिंग है, प्लस आपके पास में फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे आप अपने शेयर्स को शो करेंगे कॉस्ट पे। बट एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर एक एक्सेप्शन है कि अगर आपके जो इन्वेस्टर है वो अपने नेट एसेट्स को वैल्यू करता है, किस पे वैल्यू करता है, फेयर वैल्यू पे, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को हाँ ये IN मतलब इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिख देता हूँ INVEST, हाँ इन्वेस्टमेंट को शो करना है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय, मतलब जो आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट रहेगा, इन प्रोपोर्शन टू योर इन्वेस्टमेंट और योर होल्डिंग। ठीक है, तो बस यही था इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन जो कि खत्म हो चुका है। अब हमारे पास में कुछ भी ऐसा नहीं रहा है जिसको कवर अप नहीं करना रहेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं जो कि खत्म हो चुका है। हाँ, however if A, मतलब कि जो इन्वेस्टिंग कंपनी है, if A does not reports its net asset at the fair value, मतलब कि अपनी एसेट्स को फेयर वैल्यू पे वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, और उसकी जो फेयर वैल्यू है, किसकी फेयर वैल्यू, शेयर्स की फेयर वैल्यू जो कि रेडिली डिटरमाइनेबल नहीं है, तो इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को शो कर सकता है एट कॉस्ट। किस पे शो कर सकता है, एट कॉस्ट पे शो कर सकता है, वरना अपन का ये फॉर्म जो एक्सेप्शन है वो यूज होता है, वो कॉस्ट पे ना शो करके उसकी फेयर वैल्यू को यूज करता, एंड दैट्स द एंड। ये
एक एक्सेप्शन था जो कि काफी कम जगह कवर हुआ है, तो ये खत्म। फाइनली अब जो एग्जांपल है हमारा उसको भी देख लेते हैं। जो एग्जांपल है अभी क्या हो रहा है कि assume that an equity investment was purchased at $1,50,000। ठीक है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा $1,50,000 पे and is carried at cost using the practical exception। ठीक है, आपका वो एक्सेप्शन वही कि आपके पास में लेस देन 20% स्टेक होल्डिंग है, लेस देन 20% ओनरशिप है किसी भी कंपनी के अंदर, और फेयर वैल्यू डिटरमाइनेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, किस पे रिकॉर्ड करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पे। ठीक है, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया कॉस्ट पे, और कोई वो दूसरा अपना जो एक्सेप्शन है वो भी अवेलेबल नहीं है, तो आपका एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कितना अमाउंट से हो जाएगी, $1.5 लाख से कुल। अब क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर या नेक्स्ट ईयर कभी भी कोई भी इम्पेयरमेंट का ऐसा कुछ आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ किसी कारण से इम्पेयरमेंट हो गया है, तो उसके इफेक्ट को कैसे देंगे। हाँ, इम्पेयरमेंट का एक छोटा सा कॉस्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो कि आगे आगे आपने जब टेंजिबल एसेट्स को कवर करेंगे तो उसमें इम्पेयरमेंट का अच्छे से इनडेप्थ कवर अप होगा। अभी सिर्फ एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि जब भी आप इम्पेयरमेंट करेंगे, इम्पेयरमेंट को चेक करेंगे, तो आप सिर्फ सिंगल स्टेप मेथड यूज करेंगे। सिंगल स्टेप के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इम्पेयरमेंट हो रहा है, और उस पर्टिकुलर जिस अमाउंट से आपका कैरिंग वैल्यू हाई है फेयर वैल्यू से, उस अमाउंट को इम्पेयरमेंट बोलेंगे, और उससे आपको अपने एसेट को अपने इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है एग्जांपल में देख लेते हैं। Subsequently, factors indicated that there may be an impairment, and it was determined that the fair value of the equity investment is $1,50,000. Sorry, $1,28,000। मतलब कि आपने इन्वेस्ट तो कर दिया था, कितने में आपने इन्वेस्ट कर दिया था, आपने इन्वेस्ट किया था $1,50,000 का, बट एट द ईयर एंड या कभी भी उस इन्वेस्टमेंट की फेयर मार्केट वैल्यू रह गई थी $1,28,000। तो आपका नेट इम्पैक्ट मतलब कि आपकी कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू से कितने से ज्यादा है, वो है $22,000 से। $22,000 जो कि मैंने आपको बताया था। कैरिंग वैल्यू कहा गया, एक सेकेंड, हाँ, कैरिंग वैल्यू लेस फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आपका आ गया, आपका इम्पेयरमेंट किससे हुआ, आपका इम्पेयरमेंट अमाउंट कितना रहेगा, वो रहेगा $22,000। ओके, तो आपको इम्पेयरमेंट शो करना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट लॉस जाता है आपके पीएनएल के अंदर, और इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाता है कितने अमाउंट से, $22,000 से। लेट मी स्पेसिफाई। ठीक है, हाँ, इम्पेयरमेंट आपका चला जाएगा किस में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में, और ये आपका इन्वेस्टमेंट को डाउन कर देगा बाय $22,000 बाय $22,000। कूल, फाइन, डन। यहां पर हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ इन सेंस की इक्विटी का पूरा पोर्शन मैंने कवर अप कर लिया है। इससे रिगार्डिंग 2 वीडियोस और मैंने पहले बनाए, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे प्लीज उनको पहले जाके देखिए, फिर आपको ये कॉस्ट मेथड समझ में आ जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी वो देख लिया है तो ये आपका इक्विटी लाइक को खत्म कर देता है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा, नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे, अब वो आएंगे पूरे के पूरे डेट सिक्योरिटीज के ऊपर। उसके अंदर भी 3 वीडियोस बनेंगे, और इस तरह से आपका डेट सिक्योरिटीज का लेग भी खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसे वीडियोस और लेके आता रहूंगा। हाँ, मैं और ऐसे वीडियोस लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।